इसलिए है। सेकंड थिंग इज दिस कि आपको
जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, up till now we have covered 6 units in the musculoskeletal physical therapy. उनको हम थोड़ा सा जो यूनिट्स हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं. Although the course outline is a bit different than that of the syllabus that I taught you, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इसमें टीचिंग की जाती है और आपको क्योंकि 2 यूनिट्स और मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड ही पढ़ाए जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट 4 यूनिट्स मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड पढ़ाए जाएंगे, तो उन यूनिट्स में ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी थी. इस वजह से मैंने असेसमेंट के एरिया पे ज़्यादा फोकस किया है व्हाइल टीचिंग यू मस्कुलोस्केलेटल थेरेपी. बाकी आपने जो थेराप्यूटिक्स 1 पढ़ी है और थेराप्यूटिक्स 2 पढ़ी है, उसमें आपने ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ों को फोकस किया है. इसके अलावा जब आप मैनुअल थेरेपी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को फोकस करेंगे. तो मस्कुलोस्केलेटल में आपने जिन चीज़ों को फोकस किया है, दे आर जस्ट असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं, दे आर की इन द मैनेजमेंट ऑफ any physical dysfunction or any movement dysfunction. सिंपल सी बात है, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर एट फॉल्ट है, क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ें हैं कि जिनको आपने ट्रीट करना है, तो वो फिर आप हवा में तीर चलाई जाओगे अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता. जब आपको पता चल गया कि आपने तीर किस डायरेक्शन में चलाना है, तो बस दैट्स ऑल. वो आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा. आज हमने चूंकि टाइम से पहले आपका जो यूनिट था शोल्डर का, एल्बो का, रिस्ट एंड हैंड का, वो कवर कर लिया है. और नेक्स्ट में डिटेल में जाने से पहले हम आज जो है इसको पढ़ेंगे मैनेजमेंट कि ये जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, इनमें अगर इंजरी हो जाती है, लेट्स सपोज रोटेटर कफ टेंडनाइटिस हो जाता है या फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या कुछ सर्जिकल रिपेयर हो जाती है, तो बीइंग अ थेरेपिस्ट आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये आज हम पढ़ेंगे. और आज का लेक्चर हमारा शॉर्ट होगा, इतना एक्सटेंसिव नहीं होगा. जी, ये नज़र आ रहा है जी सबको? यस सर. अच्छा, तो ये है जी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रिपेयर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसमें जो 3-4 वर्ड्स हैं उनको देखेंगे. सॉफ्ट टिश्यूज में आपके टेंडन्स आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं और आपका कैप्सूल आ जाता है. रिपेयर मीन्स के दे आर रिपेयरेबल टिश्यूज. तो इनमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये एक दफ़ा डैमेज हो जाएंगे तो इनकी रिपेयर डिले है, लेकिन आपने उसका जो रिकवरी का टाइम है वो शॉर्ट करना है. ठीक है, तो ये रिपेयर हो जाते हैं और मैनेज भी हो जाते हैं. तो मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म. इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी आ जाती है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी आ जाती है और मेडिकल मैनेजमेंट भी आ जाती है. और मेडिकल मैनेजमेंट में मेन पॉइंट आता है दैट इज टेकिंग द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड मसल रिलैक्सेशन. So after reading the 4 units, in fact, yes, तो ये जनरल यूनिट्स हैं. जनरल यूनिट है जो चारों के चारों पे अप्लाई होगा. ठीक है, सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी. अब देखें. ठीक, अब आ रही है ठीक. अच्छा, सर ठीक आ रही है. ठीक आवाज ठीक आ रही है सर. यस सर, अब बेहतर. चलें जी, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया और चले मैं माइक्रोफोन को भी आगे ले आता हूँ.
अगर कोई इंटरप्शन हो तो मुझे बता दिया करो आवाज में। अच्छा क्लास, इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ दी हैं उनको सिर्फ मैं ऐसे टिक कर दूंगा। जो चीज़ें नई हैं जो आपने नहीं पढ़ी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में स्ट्रेन का आपको पता है, स्ट्रेन मसल्स का होता है। तो मस्कुलोस्केलेटल यूनिट का होता है, ये मैं इसको इधर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये लिगामेंट का नहीं होता स्ट्रेन, जो स्प्रेन है दैट इज ऑफ लिगामेंट। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, जैसे शोल्डर डिस्प्लेसमेंट आपने देखी थी, ये स्टेप डिफॉर्मिटी देखी थी आपने। अब जब हम रेफर बैक टू द मैगी करेंगे तो अब चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्शियल डिसलोकेशन हो गई है और एनाटॉमिकल रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है। सबलक्सेशन का मतलब है कि कंप्लीट पार्शियल डिसलोकेशन को आप सबलक्सेशन कहते हो, और कंप्लीट अगर वो एक दूसरे से सेपरेट कर जाएं तो उसको आप डिसलोकेशन कहते हो। तो लिखना तो इसको चाहिए था कि पार्शियल को वो ऊपर लिखती, लेकिन उसने पार्शियल को बाद में लिखा है। तो सबलक्सेशन इज द पार्शियल डिसलोकेशन। और इसके बाद है जी मसल टेंडन रप्चर और टीयर। तो ये सारी टर्म्स हैं मस्कुलोस्केलेटल की, यूज होती हैं। टेंडिनोपैथी, टेंडिनोपैथी का क्या मतलब है कि जो टेंडन है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, या टेंडन इन्फ्लेम्ड के लिए आप एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज द टेनोसाइनोवाइटिस, या ये टर्म दूसरी इसके लिए यूज होती है टेनोवेजिनाइटिस। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द टेनोसाइनोवाइटिस एंड व्हाट इज द टेनोवेजिनाइटिस। बेसिकली दोनों ही पैथोलॉजीज टेंडन रिलेटेड हैं। टेंडन इज द नॉन contractile यूनिट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो टेनोसाइनोवाइटिस है कि जी और एक टेंडनाइटिस भी है, बल्कि तीन टर्म्स आ गई हैं मिलती जुलती। तो तीनों ही थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज योर टेंडन। तो इसको अब वन बाय वन आप अंडरस्टैंड करो कि टेनोसाइनोवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन कवरिंग द टेंडन। ठीक है, साइनोवियम, तो टेनोसाइनोवियाइटिस, साइनोवियल मेम्ब्रेन। टेंडनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन, देयर मे बी रिजल्टिंग स्कारिंग और कैल्शियम डिपॉजिट्स। पूरे का पूरा टेंडन अगर इन्फ्लेम हो गया है, not only the synovial membrane but the whole tendon, that you will call it the tendonitis. Then there is tenovaginitis, is the inflammation and thickening of the tendon sheath. ठीक है, not the synovial sheath but the tendon sheath. And tendinosis is the degeneration of the tendon due to repetitive micro trauma. तो इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स आ गई हैं, तो again I repeat these terms. Tenosynovitis is the inflammation of the synovial membrane around the tendon. टेंडनाइटिस, पूरे का पूरा टेंडन ही इन्फ्लेम हो गया। टेनोवेजिनाइटिस, थिकनिंग ऑफ द टेंडन शीथ। एंड टेंडिनोसिस है जी, डीजेनरेशन हो गई है टेंडन की ड्यू टू रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की जो एग्जांपल्स ऑल ओवर द बॉडी आप देखोगे, उसमें एक साइनोवाइटिस होगा। हीम आर्थरोसिस मींस ब्लीडिंग इनटू अ जॉइंट, फिर गैंग्लियन बन सकता है। बैलूनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, आप देखते हो किसी की रिस्ट पे डॉर्सल साइड पे गोल सा जो है वो बना होता है, तो उसको आप गैंग्लियन कहते हो। टेंडन और बोन के नीचे एक कुशन होता है सॉफ्ट टिश्यू का,
जिसमें वाटर फील्ड होता है उसको आप बर्साइटिस कहते हो। ठीक है। कंट्यूजन क्या होता है कि ब्रूजिंग फ्रॉम द डायरेक्ट फ्लो। अगर आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की एग्जांपल लो या स्पोर्ट्स इंजरीज की एग्जांपल लो, तो अगर मसल पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट आए किसी चीज़ का, ग्राउंड का इम्पैक्ट आ जाए या कोई स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट का इम्पैक्ट आ जाए, तो उसकी वजह से जो इंजरी होगी उसको आप कंट्यूजन इंजरी कहोगे। ओवर यूज सिंड्रोम हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको टेनिस एल्बो के टेस्ट पढ़ाए थे, आपको कोचन्स टेस्ट पढ़ाया था, टेस्ट फॉर द लेटरल एपिकंडलाइटिस एंड मीडियल एपिकंडलाइटिस, तो दे बोथ आर द ओवर यूज सिंड्रोम। तो ये सारी की सारी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में काफ़ी कॉमन है। अब हम काउंट कर लेते हैं इनको फॉर मेमोराइजिंग कि ये टोटल कितनी है। स्ट्रेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 इंजरीज के नाम और इनका मैकेनिज्म यू शुड नो इट। मुश्किल इनमें से सिर्फ ये टेंडन वाली है एंड डिसलोकेशन सबलक्सेशन वाली है कि डिसलोकेशन है जी डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है तो उसको आपने सबलक्सेशन कहना है, और टेंडन में आपको टेनोसाइनोवाइटिस मिलेगा, टेंडनाइटिस मिलेगा, टेनोवेजिनाइटिस मिलेगा और टेंडिनोसिस मिलेगा। तो ये चारों टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। और जी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, ये तो आपने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स देखे हैं कि ये जर्नल हैं। इसको मैं जर्नल का वर्ड इसके लिए यूज करूंगा। अब स्प्रेन के साथ अगर आप लगा दो क्लास एंकल स्प्रेन लगा दो, दैट विल बी द स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अगर आप फ्रोजन अपना डिसलोकेशन के साथ शोल्डर डिसलोकेशन का प्रीफिक्स अटैच कर दोगे तो वो प्रॉपर क्लिनिकल कंडीशन बन जाएगी। तो ये क्लिनिकल कंडीशन की वजह से जो पैथोलॉजीज निकलती हैं, अब आप उनको वन बाय वन देख लो कि वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर फर्स्ट इज द डिसफंक्शन, वो चीज़ की फंक्शनैलिटी नहीं हो रही, या फ्रोजन शोल्डर की वजह से बंदा अपने कपड़े चेंज नहीं कर पा रहा, नहा नहीं रहा। ठीक है, तो इसको आप डिसफंक्शन कहोगे। अब ये डिसफंक्शन किस वजह से हो सकता है? एडहीजन की वजह से हो सकता है, मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है, और इसके बाद है जी जॉइंट डिसफंक्शन। तो डिसफंक्शन आपके टिश्यू का होना है जिसमें मसल आ सकता है, या और चीज़ आपका जो और अदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो आ सकते हैं। जॉइंट डिसफंक्शन में आएगा मैकेनिकल लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट प्ले। ठीक है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दैट इज अ जॉइंट डिसफंक्शन नॉट अ डिसफंक्शन, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दैट इज आल्सो अ जॉइंट डिसफंक्शन। और डिसफंक्शन की एग्जांपल्स आपके पास आएंगी। अडेप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से, जैसे डिस्क प्रोलैप्स है, डीपी, ठीक है, या फ्रोजन शोल्डर है। कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है जी अडेप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से। एडहीजन्स बन सकते हैं, एडहीजन्स आल्सो ये है जी फ्रोजन शोल्डर में बन जाते हैं। और फिर रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग, कोई भी इंजरी होती है तो मसल रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसको आप स्पेज़म कह देते हैं या रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग कह जाते हैं। किसी भी रीजन में हो सकता है, बैक के रीजन में, फ्रंट के रीजन में। ठीक है, और क्लिनिकल कंडीशंस में फिर मसल वीकनेस आ सकती है, एंड मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपने एनाटॉमी में भी पढ़ी थी कि व्हाट आर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। किसी भी रीजन में अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, नॉन एक्सपेंडिंग
एंड मायोफेशियल कंपार्टमेंट में, और उस प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से ब्लड वेसल्स का कैलिबर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उस कैलिबर के कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई जब उस एरिया की ख़त्म हो जाएगी तो उधर दो चीज़ें नहीं होंगी, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, दूसरा न्यूट्रिएंट सप्लाई रुक जाएगी। एंड विद इन नो टाइम, समटाइम्स विद इन मिनट्स और समटाइम्स विद इन आवर्स, वो एरिया आपका नेक्रोज्ड हो जाएगा और कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए वो डैमेज हो जाएगा और एम्पुटेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के कॉजेज हैं, फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से, क्रश इंजरीज की वजह से, ट्रैक्शन की वजह से, और समटाइम्स रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग की वजह से हो सकती है। तो 12 जनरल कंडीशंस आपने पढ़ी थी। अब जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं वो कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सॉफ्ट टिश्यूज की जो इंजरी है उसको आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कह देते हैं। ठीक है, ये देखो, जिधर अगर उसने ग्रेड 1 कहा है तो उसको आप माइल्ड भी कहा है। इसमें माइल्ड पेन होती है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। ग्रेड 2 है जी, सेकंड डिग्री, इसमें मॉडरेट पेन होती है, और थोड़ी सी जो एक्टिविटी है वो भी इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। माइल्ड में एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अगर आपको बैक पेन है माइल्ड सी तो आप यूनिवर्सिटी आ जाओगे, अगर मॉडरेट है तो आप यूनिवर्सिटी नहीं आओगे। नंबर थर्ड इज द ग्रेड थर्ड, यानी कि सीवियर फॉर्म में आ जाती है, नियर कंप्लीट और कंप्लीट टीयर ऑफ द और अवल्जन ऑफ द टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, माइल्ड इंजरी में थोड़ा सा स्प्रेन आया, थोड़ी सी टेंशन आई टिश्यू पे। मॉडरेट में थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे चला गया कि जो टिश्यू था उसने अपनी एक्टिविटी करना भी बंद कर दी, कोई स्पेजम हो गया, कुछ हो गया। और ग्रेड 3 में नियर कंप्लीट इंजरी या सीवियर किस्म की इंजरी हो गई। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें आपने करनी है विद रिगार्ड टू द मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशन। तो अब ये सब में अप्लाई होती है, शोल्डर में, एल्बो में और रिस्ट में। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि थेराप्यूटिक्स की बुक ने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया है व्हेन इट इज राइटिंग द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स। मैनेजमेंट ड्यूरिंग द acute phase, management during the subacute phase, and management during the chronic phase, and management during to the return to function phase। तो यही पैटर्न आपने किसी भी रीजन में फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसको अब आप देखो, अब बीच वाला चीजें आपने, मैं इसलिए क्रॉस नहीं करता क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं कि मैं कोई चीज क्रॉस करके आपको मैं मोटिवेट करूं कि ये जो चैप्टर है इसको आप इसी तरह टिक्ड फॉर्म में पढ़ लो, जैसे कि ट्यूशन सेंटर्स में या कोई किसी के घर जाके आप ट्यूशन लो तो आपको कहा जाता है कि इधर से इधर तक पढ़ना है। जो चीज़ें मैंने टिक की होती हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अब इसको मैं अगर क्रॉस करूंगा तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि आपने इसको नहीं पढ़ना। जाहिर है ये बुक में लिखी है तो पढ़नी तो है आपने अपने नॉलेज के लिए, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाई कि ये चीज़ आपके डायरेक्ट कोर्स का हिस्सा नहीं है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज यू कैन रीड इट। और ये रीड करने से आपको फर्दर चीज़ों में इजी फील होगा। तो एक्यूट स्टेज में मैनेजमेंट क्या होती है जी? पहले तो एक्यूट स्टेज को आप थोड़ा सा डिफाइन करो कि एक्यूट स्टेज में इन्फ्लेमेशन हुई होती है सेलुलर लेवल पे, वेस्कुलर लेवल पे एंड केमिकल लेवल पे, और रिस्पॉन्स आता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। एक्सुडेट बन जाता है इन्फ्लेमेशन, ये आपने पढ़ा होगा उसमें पैथोलॉजी में।
केमिकल इरिटेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और फेगोसाइटोसिस भी स्टार्ट हो जाता है समटाइम, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कोई अगर फ्रैक्चर वगैरह है। अब आपने मैक्सिमम प्रोटेक्शन को डिफाइन कर दिया, अब इसकी मैनेजमेंट आप देख लो। तो मैनेजमेंट इसकी 4 to 6 डेज तक चलती है आफ्टर द इंजरी। अगर किसी स्टूडेंट को, जैसे इधर आपकी एक जूनियर को एंकल स्प्रेन हो गया था या किसी और पेशेंट को एंकल स्प्रेन हो जाता है, तो आपने उसकी जो एक्यूट फेज है फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंजरी टू द 4 to 6 डेज तक उसको आपने एक्यूट फेज में ही रखना है। और उसमें आपने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन आपने उसको बताना है कि आपने एजुकेट करना है कि इस स्ट्रक्चर पे वेट नहीं डालना और इसको आपने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज इस टाइम चल रहा है। और प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑर्थोसिस दे सकते हो। ऑर्थोसिस मीन सपोर्ट, टेपिंग कर सकते हो या कास्ट प्रोवाइड कर सकते हो, या इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो प्राइस की टर्म यूज होती है। बार बार रेपिटेशन में ये चीज आ रही है, लेकिन इधर ये एक्यूट फेज में ये चीज यूज होगी। अब एक बंदे को आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की ऑर्थोसिस से, टेप से, लेकिन आपने ये करना है कि इमोबिलिटी को भी आपने देखना है कि इमोबाइल कोई रहेगा तो उसको एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, एंड वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स इज द मसल एट्रोफी एंड सराउंडिंग एरिया में एडिशंस बन सकते हैं। तो फॉर 3 times अ डे उस स्ट्रक्चर को आपने प्रोटेक्शन यूनिट रिमूव करके आपने उसको मोबिलाइज की तरफ लेकर जाना है, उस एरिया को मोबिलाइज करना है और कंट्रोल्ड मोबिलाइजेशन आपने करनी है, या कंट्रोल्ड आप पैसिव मूवमेंट्स करवा सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह ये सारी चीजें आपने नहीं करवानी, इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करवानी, और थेरेपिस्ट की स्किल और एक्सपीरियंस इस पे ज्यादा बेस करता है। ठीक है, देखो ये टेबल अब आप देख लेना, कोल्ड अप्लाई करते हो आप, इमोबिलिटी अप्लाई करते हो। ठीक है, और ये जनरल सी चीजें हैं। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे आप, लो डोज मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, और मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। आप उस एरिया का मसाज कर सकते हैं। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं कि मसल्स की डिफरेंट पोजीशंस में मसल्स को रख के जो एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो उसको मसल सेटिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। अच्छा जी, दूसरा है जी सब एक्यूट स्टेज में जो मैनेजमेंट है वो क्या है। तो सब एक्यूट फेज को पहले तो डिफाइन करो कि दिस फेज इज द 10 to 17 days फेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी एंड मे लास्ट अप टू द 6 weeks। कीप इट इन माइंड दैट इज अ बिट लॉन्गर फेज। इसमें आपने क्या मैनेज करना है, आप ये सारा पैराग्राफ ये आपने खुद पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है और श्रिंकेज हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वो कम हो रही है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने पेशेंट को, पहले आपने डराया हुआ था, अब आपने पेशेंट की एजुकेशन में उसको इनकरेज करना है टू द मूवमेंट। पहले आपने एंकल स्प्रेन के मरीज को कहा कि आपने वजन नहीं डालना और ज्यादा रेस्ट करना है, टांग को एलिवेट करके रखना है। नाउ आफ्टर 6 days आपने मरीज को कहना है कि आप इस पे अब वेट बेरिंग एज टॉलरेटेड आप इस पे कर सकते हैं और आप इसको करें, ये ज्यादा आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल ये एक टर्म एंकल स्प्रेन के उसमें यूज होती है, WBAS, दैट इज एन एब्रीविएशन, वेट बेरिंग एज टॉलरेटेड आप इसको करवा सकते हैं। तो जस्ट रीड दिस टेबल इज वेरी गुड। टेक्स्ट में भी यही कुछ लिखा है, एजुकेशन है, और इसमें आपने जो है वो एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा करवानी है।
ठीक है, अब जनरली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, और इसका फेज आपने याद रखना है, लेकिन मैक्सिमम लेवल पर आपने लेके नहीं जाना। पहले आप पैसिव लेवल पर थे और फिर आप अब एक्टिव लेवल पर आ गए हो। और फिर मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस के बाद आपने मल्टीपल एंगल एक्सरसाइजेस पे करवाना है, उसको फोकस करना है। ये लो जी, अब नंबर 3 आ गया है जी, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द क्रॉनिक फेज। इसको आप मैच्योरेशन या रीमॉडलिंग फेज कहते हो, और दैट स्टार्ट फ्रॉम द 21st डे टू द 2 months। अब एक बंदे को क्लास अगर एंकल स्प्रेन हुआ है तो उसको माइल्ड डिग्री का है तो वो 2 हफ्ते में रिकवर कर सकता है, कीप इट इन माइंड। एक बंदे को सीवियर एंकल स्प्रेन हुआ है तो हो सकता है वो 2 months में भी उस तरह रिकवर ना कर पाए, समझ रहे हो। अब एक एंकल स्प्रेन 20 years की गर्ल को हुआ है और एक एंकल स्प्रेन 80 years की ओस्टियोपोरोटिक वुमेन को हुआ है, तो आपने ये जो हीलिंग के मैकेनिज्म्स हैं इनको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है कि दोनों की जो हीलिंग कैपेसिटी है, जो उनकी फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होगी, और उसके साथ ही उनका जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट होगा। यू नो दैट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस के 21 से 60 तक का जो डिफरेंस है वो इसमें आ सकता है, कि जो इंजरी हुई है उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको मैच्योर होने में कितना वक्त लग रहा है। मैनेजमेंट गाइडलाइन में अगेन आई विल गो टू द टेबल। तो इसमें आपने ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज की तरफ जाना है और सेफ बॉडी मैकेनिक्स की तरफ आपने जाना है। और इस फेज का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि इसमें आपने फंक्शन की तरफ लेके चले जाना है, आहिस्ता आहिस्ता मरीज को प्री इंजरी लेवल पर लेकर चले जाना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग करवाएंगे और मज़ीद इसमें आप मुश्किल एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाएंगे, कंसेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज, सेफ बायोमैकेनिक्स, सेफ एर्गोनॉमिक्स, लो रेपिटिशन एंड हाई रेपिटिशन एक्सरसाइजेज, एरोबिक एक्सरसाइज इसमें ऐड करते हैं, प्रोग्रेस टू एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन इन लाइफ सिचुएशंस, ये करते हैं आप, ठीक है। मुश्किल एक्सरसाइजेस कराते कराते एकदम से उसको आपने फंक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाना है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू study these two tables also. These two tables are the management tables of the acute, subacute and chronic stages. तो ये जितने आपने रीजन पढ़े हैं 3-4, हैंड रिस्ट को आपने एक ही यूनिट में कंसीडर किया, उसकी किसी भी किस्म की इंजरी है तो उसको आपने इस स्पेसिफिक तरीके से उसकी आपने जो ट्रीटमेंट है वो आपने इनिशिएट कर देनी है। अब थेराप्यूटिक्स में आपने मोबिलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट रीजन्स को आपने डायरेक्टली टच किया था। इसमें आपने असेसमेंट पढ़ा और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को आपने पढ़ा जी। इसको अब हम स्टॉप शेयर कर देते हैं। तो ये आपका जी आज का लेक्चर था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन। जी अली मोहसिन एंड किधर है सीआर, आज नजर नहीं आ रहा। जी सर, क्लियर है सर। जी सर। जी सर, इजी तो हाँ इजी था, तो अटेंडेंस मुझे भेज देना, ठीक है। मैं 20, भेज दूंगा। मेरा ख्याल है 2-3 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। हाँ जी सर, मैंने नोट कर लिया। हाँ जो भी हैं वो आप किसी के फ्रेंड नहीं हैं काजिम, जब आप सीआर की सीट पर बैठ गए हैं, ना जी ही सर। आप किसी को फेवर कर सकते हैं और ना ही किसी को आप जो है वो लेग पुल कर सकते हैं किसी की। कोई प्रेजेंट है तो उसको एब्सेंट मार्क कर दें, या कोई एब्सेंट है तो उसको प्रेजेंट मार्क कर दें। दिस इज़ जी योर सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक रिपोर्ट पेश करें कि इसमें ये चीज़ें
आ रही है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके। अल्लाह हाफिज ओके सर, अल्लाह हाफिज।